हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में अपन सीक्वेंस टैग्ड साइट्स के बारे में जान रहे थे। सीक्वेंस टैग्ड साइट के बारे में हम जानते हुए ये जान रहे थे कि सीक्वेंस टैग्ड जो साइट्स होती है वो क्या होती है, कैसे क्या रिप्रेजेंट करती है। जीनोम की किसी भी साइट को अपन अगर सीक्वेंस टैग्ड साइट में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वगैरह वगैरह अपन ने देख ली थी बातें। ठीक है, जैसे अपन ने ये देख लिया था, ये 100 से 500 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंसेस होती है। ठीक है, इसके बाद इसके दो क्राइटेरिया अपन ने देखे थे। पहले अपन ने ये देखा था कि यहाँ पर जो है अगर जो लेस क्लोजली लिंक्ड मार्कर्स हैं तो उसके लिए हमें कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलता है कि फ्रेगमेंट, एक ही फ्रेगमेंट के ऊपर लेस क्लोजली जो लिंक्ड मार्कर्स हैं वो बहुत कम देखने को मिलेंगे हमें। जैसे 9 फ्रेगमेंट्स यहाँ पर हैं, 9 में से ओनली 2 ही हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 9 में से ओनली 2 ही हमें देखने को मिल रहे हैं 9 फ्रेगमेंट्स में से। बट अगर क्लोजली लिंक्ड मार्कर्स हैं तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा 5 दिखेंगे। 6 में से पूरे 6 के 6 ही क्या है, लिंक्ड है, यहाँ पर एक ही फ्रेगमेंट के ऊपर दिखाई हमें दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अपन ने कुछ इसको देखा था। इसके बाद यहाँ पर दो क्राइटेरिया देखे थे अपन ने कि सीक्वेंस टैग्ड साइट जो है उसको अगर हमें डिक्लेयर करना है किसी जीनोम को तो कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि वो साइट क्या होनी चाहिए, हमारे लिए नॉन होनी चाहिए। अगर वो साइट नॉन है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, सीक्वेंस टैग्ड साइट। ठीक है, इसके बाद दूसरा था कि वो यूनिक लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट होनी चाहिए, हैव यूनिक लोकेशन। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके बाद अगर ये देख रहे थे हम कि सीक्वेंस टैग्ड जो पोजीशन है या सीक्वेंस टैग्ड जो सीक्वेंस है वो एक ही पूरे के पूरे जीनोम में कम से कम एक ही बार अपीयर होनी चाहिए। अगर वो एक से ज़्यादा बार अपीयर हो रही है तो यहाँ पर हमारे जो रिजल्ट है, मैपिंग डाटा जो है वो गलत प्राप्त होगा, हमें सही प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा ये हमें ध्यान रखना होता है कि सीक्वेंस टैग्ड जो साइट है ये रिपीटेटिव डीएनए में ना पहुँच जाए, रिपीटेटिव डीएनए में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक अपन ने देख लिया था। उसके बाद एक आगे जो है, ये तो हो गया अपनी सीक्वेंस टैग्ड जो साइट है उसके बारे में अपन ने देखा था। इसके बाद अपन दूसरा इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं कि एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स क्या होते हैं। ये एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स जो होते हैं ये एक शॉर्ट सीक्वेंस होती है, शॉर्ट सीक्वेंस। ठीक है, जो कि एनालिसिस ऑफ cDNA के द्वारा ऑब्टेन की जाती है। अगर हम cDNA के एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर हमें एक्सप्रेस्ड शॉर्ट सीक्वेंसेस मिलती है, कुछ शॉर्ट सीक्वेंसेस मिलती है जो कि क्या होती है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स होती है। ठीक है, इसको अपन एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स क्यों बोल रहे हैं, इसको एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो cDNA है इसको बनाने का तरीका क्या होता है। cDNA को जब हम बनाने जाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं cDNA को। एक मिनट, हाँ, cDNA को कैसे बनाते हैं, पहले हम एक mRNA लेते हैं। ठीक है, उस mRNA से जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज में लेते हुए, हम क्या लेते हैं, आरएनए से डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, रेप्लिकेशन करवाते हैं, डीएनए का सिंथेसिस करवाते हैं, पॉलीमराइजेशन करवाते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से अपन ने आरएनए से डीएनए बनाया, एक स्टूडेंट डीएनए बन गया। इसके बाद ये जैसे ही आरएनए से डीएनए बनेगा, अब इसका आरएनए जो सेगमेंट था उसको हमने करवा दिया डिग्रेड। उसका क्या करा देंगे, डिग्रेड करवा देंगे राइबोन्यूक्लियेज H को लेकर के। क्या करेंगे, राइबोन्यूक्लियेज H एक एंजाइम है जो क्या करता है, इसको डिग्रेड करता है आरएनए को। ठीक है, आरएनए को भी उसके बीच बीच में सेगमेंट्स को काटता है, पूरा नहीं काटता। मतलब इसका जो यहाँ से, मतलब जैसे ये सीक्वेंस थी पूरा का पूरा आरएनए था, इसमें कुछ साइट पाई जाएगी, जैसे ये वाली साइट, यहाँ से इधर की साइड और इधर की साइड वाला जो आरएनए था उसको डिग्रेड कर दिया, इधर की साइड वाले को डिग्रेड कर दिया और इधर वाले को डिग्रेड कर दिया। यहाँ पे बीच में कुछ सीक्वेंस यहाँ पर बच जाती है। ठीक है, राइबोन्यूक्लियेज इसने काट दिया। ठीक है, उसके बाद
जो ये आरएनए की सीक्वेंस बच गई है, ये आरएनए प्राइमर की तरह वर्क करती है और आरएनए प्राइमर की तरह वर्क करके जो डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है उसका सिंथेसिस यहाँ पे करवाया जाता है। उसका सिंथेसिस जैसे ही होता है डीएनए पॉलीमरेज 1 की हेल्प से, किसकी हेल्प से करवाएंगे? डीएनए पॉलीमरेज 1 की हेल्प से। उसके बाद जैसे ही ये डीएनए का पूरा सिंथेसिस कंप्लीट होगा तो ये यहाँ पर जो हमें डीएनए अब मिल रहा है, इस वाले डीएनए को अपन क्या नाम देते हैं? cDNA, cDNA नाम दे देते हैं। ठीक है, नॉर्मल जीनोमिक डीएनए वो तो जीनोम में पाया जाएगा। उस जीनोमिक डीएनए और cDNA में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जैसे जीनोमिक जो डीएनए है उसके अंदर तो दोनों टाइप की सीक्वेंस पाई जाएगी, दोनों टाइप के रीजन पाए जाएंगे। एक वो रीजन जो कि एक्सप्रेस होने वाले हैं, एक वो रीजन जो कि एक्सप्रेस नहीं होने वाले हैं, है ना। ठीक है, तो मतलब एक्सोन और इंट्रोन दोनों पार्ट यहाँ पे मिलेंगे जीनोम में देखने के लिए। बट जो cDNA है वहाँ पर ओनली एक्सोन पार्ट देखने को मिलेगा, इंट्रोन पार्ट देखने को नहीं मिलेगा। हेट्रोन्यूक्लियर जो डीएनए होता है, हेट्रोट्रोपिक जो डीएनए होता है, हेट्रोन्यूक्लियर डीएनए जो होता है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? cDNA लिया और cDNA के ऊपर जो शॉर्ट सीक्वेंसेस पाई जा रही है उन शॉर्ट सीक्वेंसेस को हमने क्या कर लिया? एनालिसिस कर लिया और उससे हमने यहाँ पर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स ऑब्टेन कर लिए। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इज प्रिपेयर्ड। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को प्रिपेयर करेंगे by converting an mRNA into the double strand DNA। एक डीएनए के अंदर एक mRNA को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। कैसे? जो अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है उसकी हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से पहला डीएनए का स्ट्रैंड हम सिंथेसाइज करेंगे और जब पहला सिंथेसाइज हो जाएगा तो उसको अपन कट करवा देंगे दूसरे वाले से। Because the mRNA in a cell is derived from protein coding region। mRNA जो होता है वो प्रोटीन कोडिंग रीजन से डेराइव होता है क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन कोडिंग की सीक्वेंस पाई जाती है। ठीक है, तो cDNA and ESTs, cDNA and ESTs obtained from them represent the genes that were being expressed। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो cDNA है और EST जो हमें मिल रहा है, cDNA और EST ये दोनों के दोनों किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे? उस डीएनए या उस जीन को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा है इन द सेल फ्रॉम विच द mRNA वाज प्रिपेयर्ड। उस जीन को रिप्रेजेंट करेंगे जिस जीन से यहाँ पर mRNA बना था और mRNA बनने के बाद यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, तो ये जो जीन एक्सप्रेस हो रहा था इसी जीन को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इस जीन को रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है। क्या तरीका? कि cDNA बनाओ और cDNA यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर देगा? उस जीन को। उसके बाद ESTs आर लुक्ड अपॉन एज ए रैपिड मीन्स फॉर गेनिंग एक्सेस टू द सीक्वेंस ऑफ इम्पोर्टेंट जीन्स। ESTs जो होती है ये किसके ऊपर किसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है? लुक्ड अपॉन एज ए रैपिड मीन्स, एक रैपिड मीन्स की तरह काम करती है ऑफ गेनिंग एक्सेस टू द सीक्वेंस ऑफ इम्पोर्टेंट जीन्स। इम्पोर्टेंट जो जीन है उन इम्पोर्टेंट जीन की सीक्वेंस को यहाँ पर एक्सेस देने के लिए कि ये सीक्वेंस है क्या उसका हमें पता लगाना है। अगर तो उसका पता लगाने का एक तरीका क्या है? ये जिससे cDNA हम बना करके इसका पता लगा सकते हैं। एंड दे आर वैल्यूएबल इवन इफ देयर सीक्वेंसेस आर इनकम्प्लीट। एंड ये जो ESTs होते हैं ये बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं चाहे इनकी सीक्वेंस इनकम्प्लीट ही क्यों ना हो। अगर इनकी सीक्वेंस इनकम्प्लीट भी है तो भी ये क्या होंगे? मतलब वैल्यूएबल है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे अपन ने देख लिया cDNA का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद एन EST कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन STS। एक EST को ये तो अपन ने देखा कि cDNA अपन कैसे बनाते हैं, बट ये जो cDNA के बाद हमें जो सीक्वेंस मिल रही है इस सीक्वेंस को हम STS की तरह भी काम में ले सकते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो EST है ये एक प्रॉपर जीन के द्वारा एनकोड किए गए mRNA से बनाई गई है, ठीक है, mRNA से बनाई गई है, ठीक है, नॉट फ्रॉम मेंबर ऑफ अ जीन फैमिली इन विच ऑल जीन्स हैव सेम एंड वेरी सिमिलर सीक्वेंस। ठीक है, एक ऐसे जीन के प्रोडक्ट से बनाई गई है जो कि एक प्रोटीन को कोड कर रहा था, ठीक है, तो वो ये जीन जो है यहाँ पर ये जो cDNA हमारा बनेगा ये एक प्रॉपर DNA बनेगा, ठीक है, उस प्रोटीन का ही DNA हमें यहाँ पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उससे रिलेटेड एक दूसरी कोई फैमिली है जो कि दूसरी प्रोटीन को एनकोड कर रही है उसका जीन यहाँ पे बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो ही जीन बनेगा जिस प्रोटीन को हमें एनकोड करवाना है, ठीक है, तो ये इसका एक फ़ायदा है। उसके बाद SSLPs, जैसे STS अपन ने देखा, सीक्वेंस टैग्ड साइट्स देखी, वैसे ही यहाँ पर SSLP सिंपल सीक्वेंस लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो है यहाँ पर इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं जेनेटिक मैपिंग के लिए। SSLP को जेनेटिक मैपिंग में अपन काम में ले सकते हैं। इसको SSLP को अपन यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, इसको एज ए STS साइट की तरह अपन काम में ले सकते हैं फिजिकल मैपिंग में। SSLPs जो है ये पॉलीमॉर्फिक होती है एंड हैव ऑलरेडी बीन मैप्ड बाय लिंकेज एनालिसिस। ये एक पॉलीमॉर्फिक सीक्वेंस होती है जिसको हमने पहले ही लिंकेज मैपिंग के थ्रू माप लिया होता है, इसकी मैपिंग हमने लिंकेज एनालिसिस के थ्रू कर ली होती है। आर पर्टिकुलरली वैल्यूएबल एज दे प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स। अभी तक जितने भी अपन ने देखे वो या तो जेनेटिक मैपिंग में काम में आ रहे थे या तो फिजिकल मैपिंग में काम में आ रहे थे। जो जेनेटिक मैपिंग में काम में आ रहे थे उनको अपन ने देखा कि वो जो है लिंकेज मैपिंग के थ्रू अपन वहाँ पर जेनेटिक मैपिंग में काम में ले रहे थे और वहाँ पर कुछ अपने मार्कर्स भी काम में लिए थे, वो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद अपन फिजिकल मैपिंग में जब देख रहे थे तो अभी तक जितना भी देखा अपन ने कि जैसे रेस्ट्रिक्शन मैपिंग, फिश, STS, ये सारे के सारे क्या है, ओनली फिजिकल मैपिंग में ही काम में आ रहे हैं, जेनेटिक मैपिंग में काम में नहीं आ रहे हैं। बट यहाँ पर अपन अगर देखें SSLPs की बात करें, SSLPs जो है ये पहले ही ऐसी सीक्वेंस को यहाँ पे काम में लेते हैं जो कि पहले ही लिंकेज मैपिंग के थ्रू मैप कर ली गई है, उनकी मैपिंग कर ली गई है और उसको ही फिर अपन यहाँ पर STS की तरह काम में ले करके उसकी फिजिकल मैपिंग भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो SSLP है ये दोनों के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करवा रही है हमें। किस किस के बीच में, एक जेनेटिक मैप एंड दूसरा फिजिकल मैप, इन दोनों के बीच में एक लिंक हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। रैंडम जीनोमिक सीक्वेंसेस ये कैसी होती है, रैंडोमिक जीनोमिक सीक्वेंसेस होती है। SSLP होती क्या है, रैंडम जीनोमिक सीक्वेंसेस। These are obtained by sequencing random pieces of cloned genomic DNA। जो भी क्लोन्ड जीनोमिक DNA है उस जीनोमिक DNA के जो रैंडम पीसेस है उनके सीक्वेंसिंग के थ्रू हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका फिजिकल मैप हम तैयार कर सकते हैं। सिंपली बाय डाउनलोडिंग सीक्वेंसेस दैट हैव बीन डिपोजिटेड इन द डाटाबेस। सिंपली जो यहाँ पे डाटाबेस के अंदर जो डिपॉजिट की गई है कुछ सीक्वेंसेस, उनको डायरेक्टली डाउनलोड करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, SSLP के थ्रू फिजिकल मैप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA फॉर STS मैपिंग। STS मैपिंग के लिए DNA के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो भी काम में लिए जा सकते हैं। वो कैसे काम में लिए जाएंगे, वो इस तरह से, द सेकेंड component of STS mapping process is the collection of DNA fragment। DNA फ्रेगमेंट का कलेक्शन करना ये क्या है, सेकेंड कंपोनेंट है STS मैपिंग का। STS मैपिंग का एक सेकेंड कंपोनेंट है जिसमें हम DNA फ्रेगमेंट्स का कलेक्शन करते हैं, ठीक है। दिस कलेक्शन इज समटाइम कॉल्ड मैपिंग रिएजेंट।
इसको कभी कभी क्या बोल देते हैं, मैपिंग रिएजेंट। एंड अभी अगर अपन प्रेजेंट टाइम की बात करें ना, तो यहाँ पर 2 वेज है जिसमें हम इनको असेंबल कर सकते हैं। जो हमने क्लोन्ड डीएनए लिए हैं, डीएनए फ्रेगमेंट जो हमने लिए हैं, उनको असेंबल करने के 2 तरीके हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। 2 तरीके कौन कौन से, एक क्लोन लाइब्रेरी, एज ए क्लोन लाइब्रेरी की तरह, ठीक है, और दूसरा एज ए पैनल ऑफ रेडिएशन हाइब्रिड की तरह, पैनल ऑफ रेडिएशन हाइब्रिड की तरह यहाँ पे अपन इसको असेंबल कर सकते हैं। अब इन दोनों में से पहले अपन किसको कंसिडर करेंगे और कौन से वाले को बाद में कंसिडर करेंगे, किसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। तो हम जो है प्रायोरिटी यहाँ पर जिसको देते हैं वो है अपना रेडिएशन हाइब्रिड, ठीक है, रेडिएशन हाइब्रिड मेथड। जो रेडिएशन हाइब्रिड मेथड है इसको अपन पहली प्रायोरिटी पर रखते हैं। अगर हमें करना है जीन को असेंबल तो पहले अपन इसी को काम में लेते हैं, बाद में किसी और के लिए सोचते हैं, ठीक है। इसके बाद ए क्लोन लाइब्रेरी कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए मैपिंग रीजन फॉर STS एनालिसिस। ये जो क्लोन्ड लाइब्रेरी है, cDNA लाइब्रेरी जो है, इस cDNA लाइब्रेरी को हम STS मैपिंग में भी काम में ले सकते हैं, STS मैपिंग में भी काम में ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे देखो STS मैपिंग में किस तरह से काम में लेंगे, STS मैपिंग में जैसे अपन किस तरह से काम में लेंगे उसका एक मेथड अपन देख लेते हैं। जैसे हमें क्या करना है, जीनोम की मैपिंग करनी है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ जैसे क्रोमोसोम थे उनको क्या कर लिया हमने, मिक्स कर लिया, मिक्सचर ऑफ क्रोमोसोम ले लिया, ठीक है। मिक्सचर ऑफ क्रोमोसोम को लेने के बाद ये जो एनालिसिस अपन करते हैं STS एनालिसिस cDNA लाइब्रेरी वाली, उसको कैसे करते हैं वो देख रहे हैं ना। यहाँ पर इस प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, फ्लो साइटोमेट्रिक के थ्रू अपन यहाँ पर डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि कौन सी वाली सेल क्या यहाँ पर क्रोमोसोम रखती है, कौन सा वाला क्रोमोसोम यहाँ पर रखती है, ठीक है। तो देखो जैसे एक फ्लोरोसेंस डिटेक्टर है अपने पास में, यहाँ पर एक लेज़र है और यहाँ पर अपन ने DNA के डिफरेंट जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको फ्लोरोसेंस दिया हुआ है, ठीक है। फ्लोरोसेंस यहाँ पे दे दिया अपन ने, जैसे कुछ के पास में ग्रीन फ्लोरोसेंस है, कुछ के पास में रेड फ्लोरोसेंस है, कुछ के पास में क्या है, ग्रीन फ्लोरोसेंस। ये लो, ये वाले तो हैं ग्रीन फ्लोरोसेंस वाले, ये लो, और बाकी के क्या है, रेड फ्लोरोसेंस वाले यहाँ पर है हमारे पास, रेड, ये रेड, ये भी रेड और ये भी रेड, ठीक है। रेड फ्लोरोसेंस वाले DNA फ्रेगमेंट्स भी है हमारे पास और ग्रीन फ्लोरोसेंस वाले भी है। इनको अपने को 2 जो अपन ने पात्र लिए हुए हैं, 2 जो अपन ने पेट्री डिश ली हुई है एक तरह से, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर हमें इनको कलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको कलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर अपन ने एक चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज वाला वायर या मतलब कुछ ऐसा चीज़ ली हुई है जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज वाला सीधा इधर की साइड अरेंज कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज वाला इधर की साइड अरेंज कर लिया, ठीक है। ये फ्लोरोसेंस जो दिया हुआ है हमने, ये चार्ज के बेसिस पे काम कर रहा है। और प्लस चार्ज वाला जो नेगेटिव चार्ज वाला है वो इधर रह जाएगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसके कारण वो इस वाले पेट्री डिश में आ जाएगा, ठीक है। दोनों के दोनों ऐसे अलग हो जाएंगे। उससे पहले अपन क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ क्रोमोसोम जो है उसको अपन यहाँ पे इस पात्र में लेते हैं, और पात्र में लेने के बाद यहाँ पर एक लेज़र होती है अपने पास, ठीक है। इस लेज़र में से एक बीम निकल रही होती है, ये बीम जो है यहाँ पे फ्लोरोसेंस डिटेक्टर पे जा करके डिटेक्ट हो रही होती है, फ्लोरोसेंस डिटेक्टर पे जा करके यहाँ पर डिटेक्ट हो रही होती है, ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ से एक सेल गुजारी, ये लेज़र बीम जब तक डायरेक्ट जाती रहेगी तब तक तो कोई बात नहीं, पर जैसे ही यहाँ पे सेल गुजारेंगे इसका DNA से टकरा करके, इसके DNA से टकरा करके ये लेज़र बीम की जो लाइट है ये अलग कलर शो करेगी, और वो कलर जब इसके ऊपर पड़ेगा तो ये फ्लोरोसेंस डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको आगे भेज दिया जाएगा, इसका डिटेक्ट हो गया कि ये वाली सेल कौन सा वाला फ्लोरोसेंस दे रही है। जैसे रेड वाली होगी वो रेड कलर यहाँ पर दिखाएगी, ग्रीन वाली होगी वो ग्रीन कलर यहाँ पे दिखाएगी, ठीक है। इसके बाद
ये सेल्स आगे आ गई, ये दोनों की दोनों सेपरेट हो गई, रेड वाले इसमें ऑल अदर क्रोमोसोम और सैंपल कंटेनिंग जस्ट वन टाइप ऑफ क्रोमोसोम। एक सैंपल, ये वाला तो सैंपल कैसा हो गया, एक टाइप के क्रोमोसोम रखने वाला, और दूसरा वाला सैंपल कैसा हो गया, दूसरे वाले टाइप के क्रोमोसोम रखने वाला। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, अपन ने इस पूरे मिक्सचर में से दो टाइप के जो डीएनए थे हमारे पास, उन दोनों टाइप के डीएनए को यहाँ पर अपन ने सेपरेट कर लिया। किसके थ्रू? फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू। इस वाले प्रोसीजर को अपन क्या बोल देते हैं? फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री, फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डीएनए के जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स हैं जो कि अलग अलग सेल में पाए जा रहे हैं, उनको अपन ने यहाँ पे सेपरेट कर लिया है। ठीक है, फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू। अब यहाँ तक का अपन ने आज देख लिया। आज अपन ने क्या देखा? एसटीएस मैपिंग जो है उसको पूरा देख लिया है। एसटीएस मैपिंग में कौन कौन से चीज़ों को अपन और एक्स्ट्रा काम में ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी अपन ने देखी। जैसे अपन बात करें पूरे की एक साथ वापस से रिवाइज करने की बात करें, देखो क्या क्या देखा आज अपन ने। एसटीएस मैपिंग शुरू की अपन ने। एसटीएस मैपिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? एसटीएस मैपिंग की ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमें एक ऐसा मेथड चाहिए था, ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए थी जो कि फास्ट हो, इजी हो, जिसका रिजोल्यूशन हाई हो। ठीक है, तो ऐसी जो टेक्नोलॉजी है वो ना तो फिश है ना रेस्ट्रिक्शन मैपिंग। रेस्ट्रिक्शन मैपिंग जो है उसके अंदर तो क्या कमी थी? रेस्ट्रिक्शन मैपिंग जो है वो लार्ज जीनोम के ऊपर अप्लाइड नहीं होती है। फिश लार्ज जीनोम पर अप्लाइड होती है, बट इसमें डाटा एक्यूमुलेशन जो होता है वो बहुत स्लो होता है और हमें चाहिए फास्ट। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए थी जो सारे के सारे गुण यहाँ पे रखती हो, सारे के सारे करेक्टर्स यहाँ पे रखती हो। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो हमें मिली कौन? एसटीएस मैपिंग। जब एसटीएस मैपिंग को अपन ने देखा, एसटीएस मैपिंग में अपन क्या करते हैं, ऐसे सीक्वेंस को काम में लेते हैं जो कि डीएनए के अंदर एक ही पाई जाती है, पूरे जीनोम में एक ही पाई जानी चाहिए। ठीक है, एक जैसे मार्कर के लिए जो सीक्वेंस पाई जाएगी वो एक ही पाई जानी चाहिए, दूसरी नहीं होनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि हम ऐसे मतलब जीनोम को मैप कर पाएंगे, उसकी मैपिंग कर पाएंगे कि उस जीनोम के अंदर ये वाली सीक्वेंस है तो इसके लिए ये वाला टैग और ये यहाँ पर सीक्वेंस इसकी मिल गई। ठीक है, तो और ये सीक्वेंस जो है ये होती कितनी लंबी है? तो लगभग 100 से 500 न्यूक्लियोटाइड या 500 बेस पेयर लॉन्ग ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एसटीएस का कलेक्शन कैसे करते हैं? ओवरलैपिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं उनके सिंगल क्रोमोसोम से ही अपन यहाँ पर जीनोम को लेते हैं, जिससे हमें एसटीएस का जो डीएनए है वो हमें मिल सके। ठीक है, उसके बाद एसटीएस में कुछ चांसेस ऐसे होते हैं कि जो डीएनए के जो मार्कर्स हैं, दो अलग अलग मार्कर्स हैं, उनके लिए जो सीक्वेंस पाई जा रही थी, दो एसटीएस, वो एक फ्रेगमेंट के ऊपर भी आ जाए और दो अलग अलग पर भी आ सकती है। एक फ्रेगमेंट पर कब आ सकती है? जब दोनों के दोनों आपस में बहुत कम दूरी शो कर रहे हैं, बहुत क्लोजली रिलेटेड है, आपस में क्लोजली पैक्ड है, मतलब पास पास में अरेंज्ड है। ठीक है, तो ऐसे अगर डीएनए में सीक्वेंसेस पाई जा रही है तो वो क्या होगी? एक ही फ्रेगमेंट पर अपने को देखने को मिल जाएगी। और अगर उनके बीच की दूरी ज़्यादा है, बहुत दूरी ज़्यादा पाई जा रही है, तो ये बहुत कम चांस होंगे कि एक फ्रेगमेंट के ऊपर अपने को दोनों मार्कर के लिए सीक्वेंस यहाँ पे देखने को मिल जाए। ठीक है, जैसे अपन ने एक डायग्राम के थ्रू समझा भी था कि ये जैसे लेस क्लोजली लिंक्ड मार्कर, दोनों के दोनों बहुत कम चांसेस है, 9 में से ओनली 2 चांसेस है कि ये दोनों के दोनों एक फ्रेगमेंट के ऊपर मिले। ठीक है, बट यहाँ पर क्लोजली लिंक्ड मार्कर जो है उसके लिए क्लोजली लिंक्ड जो मार्कर है उसके लिए अपन अगर देखें तो यहाँ पर 6 पेयर अपने को मिले, 6 फ्रेगमेंट यहाँ पे मिले, और 6 के 6 फ्रेगमेंट पे क्या है? दोनों मार्कर यहाँ पर क्लोजली पैक्ड है, दोनों के दोनों यहाँ पर लिंकेज शो कर रहे हैं।
उसके बाद अपन ने देखा कि जो STS है वो कैसे अपन डिसाइड कर सकते हैं यूनिक DNA सीक्वेंस से, कैसे अपन उसको कह सकते हैं कि ये एक STS है। इसके लिए अपन ने दो क्राइटेरिया फिक्स किए थे। फर्स्ट कि ये सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, नॉन होनी चाहिए, और दूसरा कि ये सीक्वेंस जो है यूनिक लोकेशन रखनी चाहिए, तभी इसको अपन STS बोल सकते हैं। उसके बाद एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ये अपन ने एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स नाम क्यों दिया इसको, इसलिए नाम दिया क्योंकि जब हम यहाँ पर DNA के फ्रेगमेंट को लेते हैं तो वो DNA फ्रेगमेंट कौन सा लेते हैं, वो फ्रेगमेंट जो mRNA से क्लोन किया गया है उस DNA फ्रेगमेंट को अपन यहाँ पर लेते हैं, cDNA को अपन यहाँ पे काम में लेते हैं। जो cDNA अपन ने काम में लिया है, ये cDNA जो है ये क्योंकि एक्सप्रेस हुए हुए DNA के फ्रेगमेंट का एक कॉपी है, उसकी कॉपी है, इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। ठीक है, इससे भी अपन क्या कर सकते हैं, STS मैपिंग कर सकते हैं। इसको बनाने का तरीका देखा था हमने, कैसे बनता है, एक mRNA लेंगे, mRNA पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को ऐड करवाएंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जैसे ही ऐड करवाएंगे DNA का एक फ्रेगमेंट बन जाएगा, एक फ्रेगमेंट में फिर राइबोन्यूक्लियेज H द्वारा डिग्रेडेशन करवाएंगे RNA का, और RNA का डिग्रेडेशन जैसे ही होगा यहाँ पे कुछ RNA बच जाएंगे जो प्राइमर की तरह काम करेंगे, और आगे वाला जो DNA बच गया है उसका सिंथेसिस करवाएंगे। इस तरह से अपना पूरा DNA जो है उसका सिंथेसिस यहाँ पे होता है। पूरे DNA का सिंथेसिस करवाने के बाद इसको भी अपन STS की तरह काम में ले सकते हैं। इसके बाद अपन ने देखा SSLP। SSLP क्या होते हैं, SSLP जो है ये ऐसी सीक्वेंसेस होती है जिनको अपन ने लिंकेज मैपिंग के थ्रू यहाँ पर इनका जो है सीक्वेंस अपन ने डिटरमाइन कर ली है, और सीक्वेंस डिटरमाइन करने के बाद यहाँ पर अपन इसकी STS जब करवाते हैं तो इसका फिजिकल मैप भी अपन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इकलौती जेनेटिक मैपिंग है जो दोनों के बीच में लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करती है, हमें कनेक्शन प्रोवाइड करती है। किस किस के बीच में, एक जेनेटिक मैप के बीच में और दूसरा फिजिकल मैप के बीच में। फिजिकल मैप और जेनेटिक मैप के बीच में यहाँ पे लिंकेज या कनेक्शन हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने सारा जो है ये हमें मिल गया। आगे फ्रेगमेंट ऑफ DNA जो है उसको अपन दो तरीके से असेंबल कर सकते हैं, क्लोन लाइब्रेरी के थ्रू और दूसरा रेडिएशन हाइब्रिड्स के थ्रू। इस तरह से अपन ने STS को पूरा देख लिया, ये आपने देखा था फिर फ्लो साइटोमेट्री। ठीक है, तो आज की क्लास अपन इतना ही देखते हैं। जिस तरह से अपन ने आज पूरा STS देखा, इसके बाद आगे वाला टॉपिक जो है वो अपन देखेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, तब तक के लिए गुड बाय।